नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको ये जान के खुशी होगी कि हम डेली क्विज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी लगातार हम जो क्विज दे रहे थे वो बायलैंग्वेज थी, कुछ इंग्लिश मीडियम में थी, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लगातार कह रहे थे कि जो हिंदी में मैटर हो या हिंदी में जो पूर्णतः क्विज हो वो लेके आए। तो हिंदी की जो क्विज है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली शाम को 8 बजे यानी 8 PM पर एग्रीकल्चर के सभी विषयों की क्विज टॉपिक वाइज रहेगी। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सस्य विज्ञान, उसके बाद उद्यान विज्ञान और उसके बाद पशुपालन। तो आपको कंप्लीट जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है वो करवाया जाएगा। और इसका जो हमारा उद्देश्य है करवाने का, जो मेन हमने टारगेट किया है, जेट, ICR, BHU, MP पैट, UP कैटेट और छत्तीसगढ़ पैट, गन्ना पर्यवेक्षक जो उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश में है, और उसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक जो राजस्थान में पोस्टें आएगी, है ना, इन फ्यूचर जो आएगी। तो इनके लिए ये क्विज है। उसके अलावा हम जो ये ऊपर कैटेगरी के जो एग्जाम हैं, इनके लिए बायो की क्विज भी अभी 1-2 दिन में डेली स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री की जो क्विज है वो भी हम डेली बेसिस पे स्टार्ट करने वाले हैं, और जो फिजिक्स की क्विज है वो भी डेली बेसिस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अभी आज से अपनी एग्रीकल्चर की जो क्विज है वो स्टार्ट होगी, और डेली ये क्विज आपको मिलेगी 8 बजे, है ना, 8 PM पे आपको लाइव मिलेगी। अब इसके अंदर टॉपिक वाइज आपको क्या है, पूरे का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और जो टॉपिक आपको करवाया जाएगा उसको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, जिससे आपके वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और कोई भी आप एग्जाम देंगे, चाहे वो किसी वैकेंसीज का है, चाहे वो किसी का एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे मैं बात करूं ICR, 50 क्वेश्चन आते हैं ICR में एग्रीकल्चर के, तो ये मेरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन इसी क्विज सीरीज से मिलेंगे आपको। तो अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस क्विज से लगातार जुड़े रहिए, और आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाले हैं, और आप अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम है उसको क्लियर कर देंगे। आपको तो ये क्विज ज्वाइन करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबको शेयर करना है। व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस डालना है, और जितने भी ग्रुप है उनके अंदर भी आपको शेयर करना है। और हर दिन ये क्विज आपको कितने बजे मिलेगी? रात को, यानी शाम को 8 बजे मिलेगी, ठीक है। और इसका जो मीडियम रहने वाला है वो हिंदी मीडियम रहने वाला है। तो सबसे पहले हम सॉइल साइंस स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ फिर हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर भी क्विज कंटिन्यू करते रहेंगे। और मैंने बताया था जेट, ICR, BHU, पैट और कैटेट के लिए हम बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स की जो क्विज है वो 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और, ये क्विज कंप्लीटली आपको हिंदी माध्यम में मिलने वाली है, क्योंकि इंग्लिश माध्यम में हम बहुत सारी क्विज देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि हिंदी में लेके आइए क्वेश्चन, और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब जो क्विज है वो हम हिंदी में भी लेके आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक पदार्थ, मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत होता है। कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आप आंसर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जो मिट्टी का कुल आयतन है उसका 50% जो पार्ट होता है वो सॉलिड होता है, 50% जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? ठोस होता है, और 50% जो पार्ट होता है वो रंध्रावकाश होता है। 50% जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? रंध्रा अवकाश होता है, पोरोसिटी जिसको अपने बोल देते हैं। अब इस भाग की बात करें 50% रंध्र वाले, देखो मिट्टी के कण पड़े होते हैं, तो इनके बीच में जाहिर सी बात है रंध्र तो रहने वाले हैं, तो 50 ही ठोस होता है, यानी 50 ही कण होते हैं और 50 ही इनके बीच में रंध्र होते हैं एवरेज कंडीशन में। अब इसमें से 25% आपका क्या होता है? वायु यानी एयर होता है, ठीक है, और 25% ही इसमें क्या होता है? जल होता है। कितना जल होता है? 25%।
जब मिट्टी गीली होती है तो जल थोड़ा ज्यादा हो जाता है और मिट्टी सूखी होती है तो जल कम हो जाता है, यानी ये एक दूसरे से बदलते रहते हैं। जैसे बिल्कुल सूखी मिट्टी है तो जाहिर सी बात है लगभग उसमें वायु होगी, और पानी से भरी हुई है तो इसमें 25% जल नहीं, पूरा ही जल भरा होगा, तो ये एक दूसरे से परिवर्तनशील है। इसलिए देखो मैंने बीच में ऐसी लाइन लगा दी है। अब ये जो ठोस है इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक तो खनिज पदार्थ होता है। अगर मैं खनिज की बात करूं तो खनिज पदार्थ होता है वो कुल आयतन का 45% होता है। मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स बोले तो खनिज, खनिज जो है वो कुल मिट्टी के आयतन का 45 होते हैं। वहीं पे ऑर्गेनिक मैटर की बात करूं, कार्बनिक पदार्थ की बात करूं तो कार्बनिक पदार्थ कितना होता है 5। यही क्वेश्चन अपने से देखो यहां पूछा गया था, मृदा के कुल आयतन में से कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा यहां पर 5%। अगर इस कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, देखो जो जीव है वो भी कार्बनिक पदार्थ है। इस मिट्टी में जो जीवों का अवशेष है, चाहे कोई पत्ते वत्ते गिर रहे हैं, चाहे हम कोई गोबर की खाद वगैरह या कंपोस्ट खाद डाल रहे हैं, चाहे हम केंचुए की खाद डाल रहे हैं, हरी खाद, ये भी कार्बनिक पदार्थ होता है। और जड़े वड़े भी जो जमीन में है वो भी सब कार्बनिक पदार्थ होता है। कहने का मतलब 10% तो होते हैं सूक्ष्म जीव, 10% क्या देखने को मिलता है आपको यहां पे सूक्ष्म जीव, 10% आपको देखने को मिलेगा इसमें जड़ें टोटल कार्बनिक पदार्थ का, और 80% आपको क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमस देखने को मिला। क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, पूर्णतः सड़ा गला जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको आप क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो देखो ह्यूमस है वो 80% है, 10% सूक्ष्म जीव है और 10% क्या होता है, जड़ें होती है। वहीं पे अगर हम बात करें इस वायु में, तो जैसे आपने वायुमंडल में पढ़ा है ना, नाइट्रोजन कितना होता है वायुमंडल में 78.08%, लेकिन मिट्टी में थोड़ा सा ज्यादा होता है 79.2% होता है। नाइट्रोजन की बात हो रही है, ये मृदा में है और इधर मैं वायुमंडल में लिख रहा था, तो वायुमंडल की तुलना से मृदा में नाइट्रोजन ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है 20.95%, लेकिन मिट्टी में होता है 20.6%, यानी वायुमंडल की तुलना से कम होता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.033% है, आयतन के आधार पे बात हो रही है। लेकिन मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल की तुलना से बहुत ज्यादा होता है, 10 गुना ज्यादा होता है, यानी 0.25% होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, 0.25% होती है, जो वायुमंडल की तुलना से कितने गुना ज्यादा होती है, 10 गुना ज्यादा होती है। तो आयतन से संबंधित बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। हमने कहा औसत मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ कितना है, 5। अगर यही सूखे क्षेत्र की मृदा होती, बरानी क्षेत्र की यानी शुष्क क्षेत्रों की मृदा होती, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ 1% से भी कम होता। अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मृदा होती तो इसमें कार्बनिक पदार्थ 1 से 2% हो जाता। कितना हो जाता, 1 से 2%। और ऑन एन एवरेज हम कितना मान रहे हैं यहां पे, 5% कार्बनिक पदार्थ मान रहे हैं। तो आपसे सीधा पूछ ले मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे, 5। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, और एक पहले क्वेश्चन के साथ मैंने आपको कितने सारे यहां पे क्वेश्चन करवाए हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो शब्द है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। जो सोइल वर्ड है यानी जो मृदा शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक पीछे लेक्चर में ट्रिक बताई थी, जिन शब्दों में ल व ट का साउंड ज्यादा आता है, ल व ट साउंड में ज्यादा बोले जाते हैं, वो लेटिन के ही होते हैं। तो सोइल जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन का है। लेकिन ध्यान रखना, क्लाइमेट जो है इसमें ल भी बोला जाता है, इसमें ट भी बोला जाता है। इसमें ल भी बोलते हैं और इसमें अपने ट भी बोलते हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। बाकी जिसमें भी ल व ट बोला जाता है, जैसे एरोमेटिक है ना, तो वो भी लेटिन भाषा का, सोइल है वो भी लेटिन भाषा का,
मेडिसिनल है, लय बोला जाता है तो वो भी लैटिन भाषा का, एनिमल लय बोला जाता है तो लैटिन भाषा का, ना। तो जिसमें लय व टै का साउंड आता है वो लैटिन भाषा के ही होते हैं ज्यादातर, लेकिन क्लाइमेट ग्रीक का है, बाकी जिसमें लय व टै आता है वो ज्यादातर लैटिन भाषा का ही होगा। तो इस तरह से आप ट्रिक जान सकते हैं। उसके अलावा जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ होता है, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ होता है, CULTUR, कल्चर लगा हुआ होता है, वो भी कौन सी भाषा के शब्द है? लैटिन के, है ना। चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, विटीकल्चर है, विनीकल्चर है। लेकिन ध्यान रखना लैक कल्चर में थोड़ा सा, है ना, लैक कल्चर का आधा तो ये संस्कृत का है और आधा किसका है? लैटिन। बाकी जिसमें भी कल्चर लगा आ जाए आप 100% कर देना किसका शब्द है? वो लैटिन। जिसमें कल्चर लगा आ जाए उसको आप क्या कर दोगे? लैटिन कर दोगे। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो सोयल है वो कौन सी भाषा का शब्द है? आपका यहां पे आपने उत्तर दिया है, देखो आपने सही दिया है क्या? तो जो मर्दा शब्द है यानी सोयल शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सोलम से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? फर्श होता है। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। तो मर्दा शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सोलम से, जिसका अर्थ होता है फ्लोर। फ्लोर बोले तो फर्श। अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और ICR में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। भारतीय मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? भारतीय मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है जस्टिन वॉन लीबेक, जिसको आप JV लीबेक भी बोलते हैं। तो जस्टिन वॉन लीबेक जो है वो पूरे विश्व में उर्वरक रसायन के जनक है। किसके जनक है? एक तो अपने उर्वरक रसायन के जनक है, उर्वर रसायन के जनक है। दूसरे ये पूरे विश्व में कृषि रसायन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कृषि रसायन, है ना, देखो फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री, है ना। उर्वरक रसायन और कृषि रसायन के जनक किसको कहा जाता है? जस्टिन वॉन लीबेक को। किसको कहते हैं? अपने जस्टिन वॉन लीबेक को कहते हैं। अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है VV डोकुचेव, है ना। ये रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मृदा विज्ञान पर सबसे पहले विस्तार से अध्ययन किया था और पूरे विश्व के भ्रमण करते हुए पूरे विश्व की मृदाओं का इन्होंने अध्ययन किया था। तो VV डोकुचेव को हम फादर ऑफ पेडोलॉजी यानी पेडोलॉजी के जनक कहते हैं, पेडोलॉजी के जनक कहते हैं। उसके अलावा फादर ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के भी जनक कहते हैं इनको, मृदा विज्ञान के भी जनक कहते हैं। इसके अलावा मृदा वर्गीकी यानी सॉइल टैक्सोनॉमी, मृदा वर्गीकी यानी सॉइल टैक्सोनॉमी के जनक भी इन्हें कहा जाता है। उसके अलावा आधुनिक मृदा वर्गीकी के भी जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो VV डोकुचेव को हम फादर ऑफ पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के जनक, फादर ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के जनक, फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी और सॉइल क्लासिफिकेशन यानी मृदा वर्गीकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल टैक्सोनॉमी यानी आधुनिक मृदा वर्गीकी के जनक भी पेडोलॉजी को कहते हैं। अच्छे से याद रख लोगे। नेक्स्ट है डॉक्टर JW लिथर। डॉक्टर JW लिथर को ही भारतीय मृदा विज्ञान और कृषि रसायन के जनक कहा जाता है। डॉक्टर JW लिथर को ही भारतीय मृदा विज्ञान और कृषि रसायन के जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सह ऑप्शन। कौन सा? सह ऑप्शन। नेक्स्ट है चौथे साइंटिस्ट की भी बात कर लेते हैं। सबकी बात कर लिए तो ये नाराज हो जाएंगे अपने। विथनी, विथनी ने मृदा को पोषक तत्वों का थैला कहा था। विथनी ने मृदा को क्या बोला था? पोषक तत्वों का थैला कहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? मृदा निर्माण, मृदा वितरण, मृदा गुण का अध्ययन किया जाता है। किसमें भाई? पेडोलॉजी में, एडफोलॉजी में और सॉइल साइंस में या सभी में? सबसे पहले हम बात करें मृदा विज्ञान क्या है। देखो, अगर मृदा विज्ञान की बात करें तो मृदा विज्ञान वो विज्ञान है जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं मृदा निर्माण। किसका अध्ययन करते हैं? अपने मृदा निर्माण। उसके अलावा मृदा
वितरण, मृदा वर्गीकरण और उसके अलावा मृदा गुण में 3 तरह के गुण आते हैं। कौन कौन से? जो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जांच कर सकते हैं। भौतिक गुण जैसे मृदा का रंग है, मृदा का कणाकार है, मृदा की संरचना है। दूसरा गुण आता है जैविक, मिट्टी में कितना कार्बनिक पदार्थ है, कितने सूक्ष्म जीव है, ये जैविक गुण है। तीसरा जो गुण होता है वो कौन सा होता है? रासायनिक गुण होता है। रासायनिक, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पीएच कितना है, विद्युत चालकता कितनी है। उसके अलावा मृदा विज्ञान में अपने अध्ययन करते हैं कि मृदा का पादपों के साथ क्या संबंध है, मृदा का पादपों के साथ क्या संबंध है। जैसे कपास के लिए काली मिट्टी बढ़िया होती है, नर्सरी के लिए बलुई दोमट मिट्टी बढ़िया होती है, बाग के लिए दोमट मिट्टी बढ़िया होती है। तो ये पूरे का पूरा अध्ययन किया जाता है मृदा विज्ञान, सोइल साइंस में। अब इस पढ़ाई को हम थोड़ा आसान करने के लिए मृदा विज्ञान की 2 शाखाएं बना लेते हैं। एक में तो इधर वाला भाग पढ़ते हैं और दूसरे में अपने इधर वाला भाग पढ़ते हैं। कहने का मतलब, एक तो इसमें देखो हमने कहीं पौधों का, वनस्पति का या फसल का डिस्कस किया ही नहीं है। तो वनस्पति रहित जो मृदा पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है पेडोलॉजी में। किसमें पढ़ी जाती है? पेडोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। तो पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वो शाखा जिसमें मृदा निर्माण, मृदा वितरण, मृदा वर्गीकरण और मृदा गुण का अध्ययन किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेडोलॉजी। क्या होगा राइट इसका? पेडोलॉजी। और मृदा विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर मृदा का संबंध पौधों के साथ दर्शाया जाता है। मृदा विज्ञान की वो शाखा जिसमें मृदा का संबंध पौधों के साथ दर्शाया जाता है उसको हम बोलते हैं एडफोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? हम एडफोलॉजी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हम एडफोलॉजी कहेंगे। समझ में आ गया? तो वनस्पति सहित यानी वनस्पति के साथ जिस मृदा का अध्ययन करते हैं वो एडफोलॉजी। जैसे हम बोलेंगे कपास के लिए काली मिट्टी बढ़िया है, धान के लिए चिकनी मिट्टी बढ़िया है, मूंगफली के लिए बलुई मिट्टी बढ़िया है। तो ये हम बता रहे हैं कि पौधों का, वनस्पति का, फसल का मृदा के साथ क्या संबंध है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडफोलॉजी। और बिना वनस्पति सिर्फ मृदा निर्माण कैसे हुआ भाई? मृदा का वितरण कहां पर, किस तरह की मृदा है, मृदा का वर्गीकरण, मृदा के गुण कौन कौन से हैं, यानी हमें यहां पौधे से कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ा जाता है किसमें? पेडोलॉजी में। और जिन शब्दों के पीछे वाई लगा होता है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का। तो पेडोलॉजी भी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का। और एडफोलॉजी भी कौन सी भाषा के शब्द है? ग्रीक भाषा का है। ये जो पेडोलॉजी है ये आपका बना हुआ है पेडोन प्लस लोगस से। किससे बना हुआ है? पेडोन प्लस लोगस से बना हुआ है। पेडोन का मतलब होता है सोइल बोल दो, मृदा बोल दो या पार्टिकल बोल दो। पार्टिकल का मतलब होता है कण, यानी पेडोन का मतलब होता है कण या फिर क्या बोल देंगे? मृदा बोल देंगे। और लोगस कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। रह जाएगी बात याद आपको? एडफोलॉजी भी ग्रीक शब्द है और ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आपका एडफोस और दूसरा होता है लोगस। लोगस का मतलब टू स्टडी, अध्ययन करना ही होता है। एडफोस है, इसका मतलब क्या होता है? ग्राउंड या सरफेस। क्या होता है? ग्राउंड या फिर सरफेस। यानी ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह होता है। ये इनका शाब्दिक अर्थ होता है। अब मैंने आपको यहां बताने में कुछ नहीं छोड़ा है, क्वेश्चन आएगा तो यही आने वाला है। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना, अगला क्वेश्चन जो है वो है पपड़ी की ऊपरी परत। पपड़ी की ऊपरी परत जो सिलिका व एल्युमिनियम की बनी होती है उसे कहते हैं। पपड़ी का मतलब भू पपड़ी की बात हो रही है। भू पपड़ी यानी अर्थ क्रस्ट। धरती की सबसे जो बाहर वाली परत होती है, धरती की जो सबसे बाहर वाली परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, धरती के सबसे बाहर वाली परत जिसकी मोटाई 5 से 60 किलोमीटर या फिर माइल्स में, मतलब मील बोलते हैं जिसको आप, उसमें पूछ ले तो 10 से 20 मील बोलते हैं ना, कि ये सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भूपपड़ी बोलते हैं। ठीक है।
अब धरती के ऊपर ऊपर की जो परत है वो भूपपड़ी, ये पहाड़ी क्षेत्रों में तो 60 या 100 किलोमीटर तक भी जा सकती है, और समुद्र तल है वहां पे सबसे पतली होती है, मीटर की हो सकती है ना। तो भूपपड़ी है, उसकी औसत मोटाई 5 से 60 किलोमीटर या 10 से 20 मील होती है। अब ये भूपपड़ी है, इसकी ऊपर की परत अलग चीज से बनी है और नीचे की जो परत है वो जनरली क्या है, अलग चीज से बनी है। ऊपर की परत में अगर आप देखोगे तो ऊपर की परत में आपको देखने को मिलता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की स्पेलिंग लिखोगे तो Al लिखोगे, और दूसरा क्या देखने को मिलता है, सिलिका, है ना। क्या देखने को मिलता है, सिलिका। तो सिलिका और एल्युमिनियम के सहयोग से बनी हुई है। ऊपर की जो परत है वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम के सहयोग से बनी हुई है, और जो नीचे की परत है वो आपको देखने को मिलेगी सिलिका प्लस मैग्नीशियम की। किसकी, सिलिका प्लस मैग्नीशियम की। अब गौर करना, ऊपर वाली परत बनी हुई है सिलिका प्लस एल्युमिनियम की, और नीचे वाली परत बनी हुई है सिलिका प्लस मैग्नीशियम की। स्पेलिंग लिखोगे तो Me से लिखोगे। नीचे की परत बनी हुई है सिलिका प्लस मैग्नीशियम की, ऊपर की परत बनी हुई है सिलिका प्लस एल्युमिनियम की। अब पढ़ दो और उत्तर आ जाएगा। भूपपड़ी की ऊपर वाली परत क्या कहलाती है, सियाल। क्या कहलाती है, सियाल, जो सिलिका प्लस एल्युमिनियम होती है, और नीचे वाली जो परत है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमे। इसने ऊपर वाली परत पूछी है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। इस भूपपड़ी में ऊपर ही ऊपर, आप धरती के ऊपर ही ऊपर देखोगे ना तो मिट्टी जो है ये सिलिका प्लस एल्युमिनियम के ही जमाव से बनी हुई है। सिलिका एल्युमिनियम की परतें जमने से ही ये मिट्टी बनती है। तो ऊपर वाली परत को आप क्या बोलते हो, सियाल, और नीचे खोदते हो उसमें सिलिका के साथ ज्यादा मैग्नीशियम जुड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमे बोलते हैं। याद रह जाएगा। कुछ क्षेत्रों में ऊपर वाली मिट्टी में सिलिका के साथ एल्युमिनियम की बजाय मैग्नीशियम जुड़ा होता है, यानी सीमे परत ऊपर आती है। कुछ कुछ क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी, सब जगह नहीं। आपसे बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कभी कभी जो सीमे परत है, सीमे परत है वो सियाल की जगह दिखती है, सीमे परत है वो सियाल की जगह दिखती है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, तब हम उसको बेसाल्ट परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसाल्ट परत बोलते हैं। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था आपका, ए ऑप्शन आपका राइट था। चलें अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन है अपना, भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा होती है। सबसे पहले बेटा भूपपड़ी क्या होती है, देखो धरती के जो सबसे बाहर की परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर जो अपने को मिट्टी देखने को मिलती है, या फिर क्या है कि चट्टानें वगैरह देखने को मिलती है ऊपरी ऊपरी हिस्से में, उसको हम क्या बोलते हैं, भूपपड़ी। अगर हम इसकी औसत मोटाई देखें तो 5 से 60 किलोमीटर होती है। कई बार कई साइंटिस्टों ने इसको माइल्स में, यानी मील बोलते हैं ना अपने, माइल्स में भी बता रखा है, 10 से 20 माइल्स होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में देखोगे तो भूपपड़ी मोटी होती है, और समुद्र तल में जाके देखोगे तो भूपपड़ी सबसे पतली होती है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस भूपपड़ी में देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद होता है सिलिका, सिलिका के बाद होता है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद होता है आयरन। आप देखो ऑक्सीजन और सिलिका तो क्या है, अधातु है। इसका मतलब क्या हुआ कि भूपपड़ी में सबसे ज्यादा क्या होता है, अधातु। उसके बाद नंबर किसका आ रहा है, एल्युमिनियम आयरन का, ये है धातु। तो सबसे ज्यादा तो अधातु होता है, लगभग भूपपड़ी है वो अधात्विक होती है, धातु की मात्रा कम होती है। बाकी जो बच गए धातु अधातु वो बाकी बच गए ना। ऑक्सीजन इसमें मान के चलो ये होता है 40.6%, और सिलिका जो होती है वो इसमें होती है 27.72%। एल्युमिनियम है वो अच्छा खासा होता है, 8.13% होता है, और आयरन जो है वो कितना होता है, 5% होता है। तो भूपपड़ी में आप देखोगे सबसे ज्यादा अधातु है। देख लो आप कितना देखने को मिल रहा है ना, लगभग ये मान लो 73-74% के आसपास अधातु में, ये सिर्फ 2 ही चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो भूपपड़ी में सबसे ज्यादा अधातु होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिका। अगर आपसे पूछ ले कि भूपपड़ी में धातु सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो एल्युमिनियम होती है। धातु सबसे ज्यादा कौन सी होगी भाई, एल्युमिनियम, और उसके बाद किसका नंबर आता है, आयरन। ओवरऑल तो एल्युमिनियम का तीसरा नंबर और आयरन का चौथा, लेकिन धातुओं में एल्युमिनियम पहले और आयरन कौन से, दूसरे नंबर। क्वेश्चन क्या था, भूपपड़ी में सिलिका कितनी होती है। अब बताओ इसके आंसर में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 27.72% होता है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर याद रह जानी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें, न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था। देखो न्यूनता का सिद्धांत, लॉ ऑफ मिनिमम, दिया गया था 1840 में, है ना। अब इसमें क्या बताया गया था, बात करते हैं अपने।
देखो सबसे पहला ऑप्शन है विथनी। विथनी ने तो मिट्टी को पोषक तत्वों का थैला बोला था, न्यूट्रेंट ऑफ बीन ऑफ न्यूट्रेंट बोला था, मिट्टी को बीन ऑफ न्यूट्रेंट। डोकुचे मैंने बताया था, इन्होंने सबसे पहले मृदा का वर्गीकरण किया था, तो इन्हें फादर ऑफ पेडोलॉजी, फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल टेक्सोनॉमी ये भी बता दिया था। जेनी वो है जिन्होंने सबसे पहले मृदा निर्माण के चरण बताए थे। जेनी वो है जिन्होंने सबसे पहले मृदा निर्माण के चरण बताए थे। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले डोकुचेव ने बताया कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले डोकुचेव ने बताया था, और उसको विस्तार से किसने बताया था? जेनी ने बताया था। मृदा निर्माण के कितने चरण हैं? 2 चरण होते हैं, ये तो कही बात जेनी ने, ठीक है। और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले बात सबसे पहले डोकुचेव ने बोली, लेकिन उसका जो विस्तार किया था वो किसने किया था? जेनी ने। और जो जस्टिन वॉन लीबेग है, उन्होंने दिया था न्यूनता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? न्यूनता का सिद्धांत। न्यूनता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी खेत में 4-5 पोषक तत्वों की कमी है। मान लो कि 4 पोषक तत्वों की कमी है, उनमें से जिसकी सबसे ज्यादा कमी है वो उत्पादन को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। यानी अपने खेत में जो सबसे न्यूनतम मात्रा में, यानी जिसकी सबसे ज्यादा कमी है, जो न्यूनतम मात्रा में सबसे ज्यादा है, जो सबसे मतलब न्यूनतम मात्रा में है, वो क्या करेगा? उत्पादन को प्रभावित करता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम, यानी न्यूनता का सिद्धांत। मैं आपको इसको एक तरीके से बताता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो, नहीं तो याद रखना है न्यूनता का सिद्धांत है वो जस्टिन वॉन लीबेग ने दिया। ये पानी की बोतल है, ठीक है। इस पानी की बोतल के अंदर पानी भरें तो वो उपज मानो। पानी जो होगा उसको हम किसके बराबर मान के चलते हैं? उपज के बराबर मान के चलते हैं, ठीक है। और ये ढक्कन तक भर जाती है, इसका मतलब है कि उपज अपनी पूरी है। ये चारों तरफ से ढकी हुई है, ये पोषक तत्व लगे हुए हैं इसके चारों ओर, है ना, मतलब जो कवर है। मान लो कि इसमें ये एक छेद है, देखो सबसे नीचा छेद है, मान लो ये है अपना किसकी कमी का? जिंक की कमी का है। और वैसे भी आपको पता हो तो भारतीय मृदाओं में सबसे ज्यादा कमी जिंक की है, सबसे ज्यादा जो पोषक तत्वों की कमी है वो जिंक की है। तो जिंक की कमी ज्यादा है। बोरोन की भी कमी अच्छी खासी है, लेकिन जिंक की तुलना से कम है। और भारत में दूसरे नंबर पे अगर किसी पोषक तत्वों की कमी है तो वो कौन सा है? बोरोन ही है। उसके बाद मैं बात करूं कि अगला जो कमी है वो किसकी है? मैग्नीज की है। और अगली जो कमी है वो अपने को देखने को मिलती है, मान लो आयरन की देखने को मिलती है। ये कमी है, इसको हमने छेद बना दिया। ये जो कमी है इसको हमने क्या कर दिया? छेद। अब देखो सबसे ज्यादा कमी किसकी है? जिंक की, उसके बाद बोरोन की, और उसके बाद मैग्नीज की, और उसके बाद क्या है? आयरन की। जस्टिन वॉन लीबेग ने कहा कि जो पोषक सबसे कम है, जो सबसे न्यूनतम है, वो ही उत्पादन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। हम इस एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल समझ सकते हैं। अब आपको इसका क्या करना है? छेद बंद करने हैं। छेद बंद करने से पहले अगर आप पानी डालोगे तो इस बोतल में इससे ज्यादा पानी नहीं भर पाएगा, और भरोगे तो इस छेद से निकलेगा। यानी उपज इतनी हो रही है, उपज क्या है? अपनी इतनी हो रही है। अब आप एक छेद बंद करिए तो हो सकता है उपज बढ़ जाए। तो क्या आप आयरन का छेद बंद करेंगे तो पानी ऊपर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कौन सा छेद बंद करेंगे तो पानी ऊपर आएगा? जिंक का छेद अगर आपने बंद कर दिया तो पानी ऊपर आएगा, यानी उपज बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है कि जो अपने खेत में सबसे कम मात्रा में पोषक तत्व है, पहले उसको दो, वो ही उत्पादन को बढ़ाएगा। इसे ही न्यूनता का सिद्धांत। फिर कौन सा छेद भरोगे? बोरॉन, तो अपना उत्पादन और बढ़ गया। फिर किसका छेद भरोगे? मैग्नीज का, फिर अपना उत्पादन बढ़ गया। फिर किसका छेद भरोगे? आयरन का, और ये अपना पानी पूरा भर गया, यानी उत्पादन जो अपने को अधिकतम मिलना था वो मिल गया, क्योंकि यहां पे पोषक तत्वों की कमी नहीं है। ऐसे ही सिद्धांत को न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं, और ये सिद्धांत किसने दिया था? जस्टिन वॉन लीबेग ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी शानदार है। अगला क्वेश्चन है फ्लोस्लाइस मृदा फ्लोस्लाइस मृदा कहते हैं। फ्लोस्लाइस मृदा किसे कहते हैं भाइयों? देखो यहां पे पहला है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल को आप हिंदी में क्या बोल देते हैं? पृष्ठीय मृदा, है ना, या फिर अंग्रेजी में इसको सरफेस सॉइल भी बोल देते हैं। ऊपर की 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है उसको हम बोलेंगे पृष्ठीय मृदा। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय।
दूसरा है सब सॉइल, यानी इसके जो नीचे जहां तक आपको मिट्टी देखने को मिले, टॉप सॉइल के नीचे जहां तक आपको मर्दा देखने को मिले, हम उसको क्या बोल देते हैं? सब सॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपने इसको? सब सॉइल कहते हैं। आगे बात समझ में? इसको हिंदी में बोलते हैं अवमर्दा या फिर अधोमर्दा। क्या बोलेंगे? अवमर्दा या फिर इसको बोलते हैं अपने अधोमर्दा कहते हैं। आगे बात समझ में यहां पे? अब मर्दा प्रच्छेदिका क्या होती है? जो मिट्टी है, जितनी गहराई तक मिट्टी है वहां तक, मान लो यहां चट्टाने आ गई, तो मिट्टी का जो ऊर्ध्वाधर काट है, यानी जो वर्टिकल काट है, इसे गड्ढा खोद दोगे ना जहां तक चट्टाने है वहां तक, तो मिट्टी का जो ऊर्ध्वाधर काट होता है उसको क्या बोलते हैं? मर्दा प्रच्छेदिका। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलेंगे अपने इसको? मर्दा प्रच्छेदिका। मिट्टी का ऐसे जो खड़ा काट है, ऊर्ध्वाधर काट है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था? फ्रोस्लाइस मर्दा किसे कहते हैं? देखो यहां फ्रोस्लाइस का मतलब क्या है? आप लोगों ने देसी हल देखा है क्या, जो पशुओं के पीछे जोड़ा जाता है ना? इसकी खोज इसकी खोज जो है वो 2900 BC में, ईसा पूर्व 2900 ईसा पूर्व भारत में हुई थी। भारत में खोज हुई है ना, इसलिए इसको देसी हल बोलते हैं। इसलिए तो क्या बोलते हैं? देसी हल बोलते हैं। इंडिजीनियस प्लाउ, ये ईयर आपको याद रखना है। देसी हल, भारतीय हल या कंट्री प्लाउ के नाम से बोला जाता है। जब ये हल चलता है तो कितनी मिट्टी उठाता है? 15 सेंटीमीटर की स्लाइस है वो उठाता है। ऊपर की 15 सेंटीमीटर की स्लाइस को उठाएगा, इसे ही फ्रो स्लाइस बोलते हैं। इसे ही अपने क्या बोलेंगे? फ्रो स्लाइस। क्या बोलेंगे? इसे अपने फ्रो स्लाइस बोला जाता है। ठीक है, तो ऊपर की 15 सेंटीमीटर की मर्दा को आपने क्या बोला? टॉप सॉइल या फिर पृष्ठीय मर्दा या सरफेस सॉइल या फिर क्या बोल दोगे? फ्रो स्लाइस मर्दा बोल दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए स्टूडेंट, आज सिर्फ मैंने मर्दा विज्ञान का परिचय करवाया है। कल जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा वो मर्दा प्रच्छेदिका से होंगे। उसके अलावा क्वेश्चन जो होंगे वो मर्दा निर्माण की प्रक्रिया से होंगे। तो 2 टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, पहले से आप तैयारी करके आना। मर्दा प्रच्छेदिका के होंगे और दूसरा जो है वो मर्दा निर्माण की प्रक्रिया से होंगे। आजकल तो 12th की क्लास में भी सॉइल केमिस्ट्री लगने लग गई है और इसके क्वेश्चन, मिट्टी के जो क्वेश्चन है या मर्दा विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा उठाया है? मर्दा विज्ञान। तो मिलते हैं दोस्तों कल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके पास ग्रुप है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस है या जो भी सोशल आप साइट यूज करते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम यहां एग्रीकल्चर के बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर सकें और उनमें सबसे आगे दिख सकें। थैंक यू।